खबर में खुश आमदेद, मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी खबर। मैं हूँ सईद काजी। इसहाक डार साहब कहते हैं कि फौरी इलेक्शन के इनेकाद से मुल्क कैसे खतरे में पड़ जाए, मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। उनका कहना है खतरात तो मुल्क को बहुत लाक है, खुदा न खास्ता कहीं किकबैक्स बंद हो जाए तो मुल्क खतरे में पड़ जाएगा, रिश्वत सतानी बंद हो जाए तो मुल्क खतरे। बड़ी साहब आपसे पूछेंगे अदलिया की तकसीम, उसके फैसलों पर कि अमल दरामद पर क्या रुकावट बनेगी? अदलिया जो है वो अपना दरवाज़ा खोल रही है एक मुदाखलत का, बज़ाहिर ये लगता है। तो ये ज़ाहिर है आगे कैसे खेल चलता है, इस पर बात करेंगे। पार्लियामेंट की करारदादें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या बदल सकती हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो पार्लियामान ने अब टेकअप करना है? इसहाक डार अमेरिका क्यों नहीं गए? उन्हें वहाँ IMF ने मना कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया, मसला क्या था? बड़ी साहब, फौरी इलेक्शन से मुल्क में पड़ जाएगा, क्या हो गया? कोई धमाका हो जाएगा, या इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे तो मुल्क में खतरे में पड़ गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई सब यकीनन फौरी इलेक्शन, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो मुल्क खतरे में पड़ेगा या कुछ लोग खतरे में? चंद PDM के मुबैना लुटेरे मेरे मुल्क को गिद्धों की तरह खाने वाले कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। वो जो 11 अरब के केस माफ कराए हैं दोबारा खुल सकते हैं। जो तो मेरे अपना नाम मुल्क रखा हुआ है, नहीं वो अपने नाम से आगे निकलते नहीं। देखे ना, ऐसा सब कहते हैं जब डॉलर ऊपर जाता है तो डॉलर ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। ये अपने मुल्क 22-23 करोड़ अवाम को मुल्क नहीं कहते, अपनी जात को, अपने खानदान को, अपने अहले खाना को, अपने कारोबार को मुल्क कहते हैं। इलेक्शन अगर आज हो जाता है तो ये एक दिन भी वजीर खजाना नहीं रह सकते, क्योंकि वजीर कंगला बना दिया पाकिस्तान को, कंगालिस्तान बना दिया इन्होंने। मोहतरम इसहाक डार साहब ने आपने मुल्क को मेहनत तो बड़ी बता दिया। 30-40 साल से मेहनत कर रहे थे वो, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई और मेहनत का फल इन्हें इनके खानदान को मिला। और आज काई साहब, मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि आपके वतन अजीज में, मेरे वतन अजीज में सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली मनाई गई और उसमें इलेक्शन के फरार के रास्ते अपनाए गए। मोहतरम फाइज ईसा साहब भी तशरीफ फरमा दे। हाँ, बड़ा आइन की बड़ी तशरीह की जा रही थी, गोल्डन जुबली आइन आ गया। तो उसी आइन में लिखा है कि 90 दिन के इलेक्शन आए। उस आइन में क्या कर रहे हैं उस पार्लियामेंट में कि आप जिस मुल्क में अदलिया आज़ाद ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, इंसाफ करने में रुकावटें डाली जाए, उस मुल्क में अमन हो नहीं सकता। आज वहाँ अदलिया के पर काटने के लिए बिल मंजूर। अच्छा, बड़ी अहम सवाल और अदब एहतराम से तमाम सियासी गुफ्तगू में नहायत काबिल इज्जत जस्टिस फाइज साहब तशरीफ फरमा। क्या ये तरमीम लाई जा सकती है? मैं आपसे बड़ी मादरत से बात करना चाहता हूँ कि एक आइन में माशाल्लाह आजकल तो सारी पार्लियामेंट इनकी अपनी है कि भाई अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, ये आइन में डाल दें हम। नहीं, वो तो साबित कर रहे हैं ना मेरे भाई। आपकी सुप्रीम कोर्ट की अदालत सबसे बड़ी, उमर अताब पैसे नहीं भेजे, पैसे नहीं दिए, कल हम देखेंगे अदालत क्या। वही मैं अर्ज है ना, अब इम्तिहान है इस मुल्क में। जज साहबान ने आइन और कानून के तहत मैं आपसे खबर फोड़ना चाहता हूँ, मुझे बताएं आपके पास जो रिजॉल्व है चीफ जस्टिस साहब का, आपके पास क्या खबर उस हवाले से? काजी साहब, गुजारिश ये है, आज असूलन रात 12 बजे तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आफ्टर 12 बजे तौहीन अदालत में बुलाया जा सकता। उमर अताब बंदयाल साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इधर मेरे से लिखवा लें, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आइन के हवाले से पीछे हटना भी नहीं चाहिए। उन्हें दबाव डाला, तारीख याद रखेगी उन्हें। अब मैं उनको बात बता दूं, आखिरी एक मिसाइल मारा गया। ये उमर अताब बंदयाल साहब वो हैं कि हर अदालत में जाने से पहले काई साहब कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर उसका तर्जुमा, फिर तशरीह। जब ये लाहौर हाई कोर्ट में उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, इनकी हमशीरा के घर चोरी हो गई। इनकी हमशीरा के घर, वो घर की मुलाजमा थी। इनकी सगी हमशीरा उमर अताब बंदयाल साहब की नहायत अदब एहतराम से यकीनन बहन गई कि किसी को कह दें, तो इन्होंने उन्हें कुछ आयात पढ़ाई, ये पढ़े चोरी मिल जाएगी। तो उस बंदे को ये प्रेशराइज कर रहे हैं, उसके पर काटने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन काई साहब, हमेशा हमारे लिए एक सिविल जज भी काबिल एहतराम है, और मेरे लिए तो रेडी बान भी काबिल एहतराम है, मजदूर भी, किसान भी, क्लर्क भी, सिपाही भी, हर। लेकिन काजी साहब, ये जो जज साहबान असल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बजाय कभी नोट पे डिस्कस करते हैं, कभी नोटो नोट होते हैं। व्हाट इज दिस भाई?
नहीं मैं ये इख्तलाफी नोट जो मैंने कभी बहस होते हुए नहीं देखी, किस्तों में इख्तलाफी नोट आ रहा है। चले आज फाइज ईसा साहब जाके बैठ के जरदारी साहब के बाद, उनका हक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बाकी जजेस को भी बुलाया था मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें देखा, हो सकता हो। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट की है उसके तहत अपने इख्तियारात कम कर लेते हैं। कल को इनके दूसरे 2 जूनियर जज साहबान जो इनसे जूनियर है वो एक ग्रुप बना ले, ये तो चीफ जस्टिस सिफर हो गया। अब फैसला जो अमेंडमेंट किया है ना, 3 में से 2 जो फैसला करेंगे बेंच बनाने का या सोमोटो का, वो ही फाइनल होगा। तो अगर फायद ईसा साहब के नीचे 2 जज, फिलहाल तो सुना है उनके करीबी हैं, एक मोहतरम, हर जज साहब काबिल एहतराम है। काजी साहब ये इस तरह आज गोल्डन जुबली के दौरान इन्होंने शब्बे खून आइन पे मारा है, भट्टो की पार्टी ने मारा। चलो नवाज शरीफ तो आए ही भट्टो की फांसी के बाद थे, इनका सियासी वजूद की निशो नुमा जुल्फ़िकार अली भट्टो की बाद हुई, क्योंकि ज़ियाउल हक़ आपको जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भट्टो को किसने फांसी लगाया, अदालतों का। ये जब बगले बजाते थे तो ये तो खुश होते थे, आज जो आज बुटो बुटो कर रहे हैं, गोल्डन जुबली बना रहे हैं। और ये नहीं बता रहे कि इस आइन ने जिसमें लिखा हुआ है असम्बलियां तहसील होने में 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे। एक बंदे ने, आपके जो फेवरेट है रजा रुबानी, मैं हैरान हूं, एक मुंह से उनका मुंह नहीं लफ्ज निकला, कह रहे इलेक्शन से मुल्क खतरे में होगा। अगर भाई इलेक्शन ना हो तो जमहूरियत तो रहती नहीं है, फिर पर्चियां डाल लो। लेकिन यार एक बात तो माने ना भट्टी साहब, दिल लगती बात करें, आप सही बात करें। एक बंदा जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मकबूल आदमी, कॉन्विक्ट, वो बैठ के पूरी रियासत को उसने आगे लगाया हुआ है, तो यार उसका कोई तो जीनियस टैलेंट है ना उसका। नहीं काजी साहब, सारी रियासत उसके इशारों पे नाच रही है। रियासत नहीं, रियासत के कुछ लोग जिनके साथ उनकी लंदन सर वही लोग ही होते हैं ना, मैं आप तो नहीं है रियासत भाई, जिनके साथ उनका लंदन प्लान बना, उन्हीं ही को यकीन दहानी कराई गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करें, आप आइन ना माने, आपकी हुकूमत को कुछ नहीं होने। हमारा खानदानी आइन माने आप। मियाँ दे नारे वजनगे, मियाँ दा आइन वजेगा, मियाँ दा आइन वजेगा, आइन सारे जज सारे। यार व्हाट इज दिस यार, मुझे बड़ा ही कायसाब दुख हो रहा है। अच्छा भाई एक शॉट है, और बिलावल भुट्टो साहब मैंने भी आपसे आज कुछ बात करनी है। मैं 1 हफ्ते के बाद आया हूँ, और जो मेरी इज्जत हुई है वहाँ पे, वो मैं आपकी खिदमत में, अभी वजीर खारजा है ना, आपसे अभी बात करते हैं, पहले शॉर्ट्स में। हमारा आला अदलिया है, एक ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने हर गैर जमहूरी कदम के खिलाफ एक डिसेंटिंग नोट लिखा। जहां ऐसे बहादुर और गैरतमंद जजेस हमारे तारीख में हमेशा मौजूद रहे हैं, अफसोस के साथ ऐसे भी जजेस हमारे आला अदलिया में टाइम गुजारा है जिन्होंने हर आमिर के साथ दिया, हर वजीर आजम के खिलाफ फैसला सुनाया। एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था। जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं। भट्टी साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैंने खबर ब्रेक करनी है। पहली बात तो बिलावल भुट्टो साहब ये है कि आपकी वालदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव एक जज को हुक्म दे रहे थे, और वो सुन रहा था, और जिसके साथ आप बैठे हुए हैं। आज आप उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ कभी आप लड़ा करते थे। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वजीर खारजा हैं, कल 2 दिन पहले तुर्की बिरादर इस्लामी तुर्की मुल्क मैंने टिकट खरीदा हुआ, और मुझे बताया गया कि आप ट्रांजिट में तुर्की की जमीन पर पाकिस्तानी होते हुए कदम नहीं रख सकते। ये मेरी इज्जत हुई। वजीर खारजा साहब आजकल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने उसको फ़ोन करेंगे काउंटर पार्ट को तुर्की में कि पाकिस्तान के लोगों की ये इज्जत है कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है और मैं तुर्की की सरजमीन पे पाँव नहीं रख सकता। मैंने जब उस औरत से पूछा, मैंने कहा अगर मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, ये लो अमेरिका का वीज़ा है, मैं फिर भी तुम्हारी सरजमीन पे, कहते नहीं ये इज्जत है। रोज़ आप भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर आनियाँ जानियाँ। मुझे बताएं क्या क्या आपने हशर कर दिया इस मुल्क के लोगों का और मेरे ग्रीन पासपोर्ट का, कि हम जूते खाते हैं बाद में। और हाँ भट्टी साहब, ईरान को मैं मान गया, उसने कहा अब हम भाई हो, तुम जहाँ कहोगे हम तुम्हें लेके जाएंगे। और 10 रुपए का लीटर पेट्रोल बेच रहा है, और आप अमेरिका के जो गुलाम हैं, जो उसके हम कमीशन एजेंट बने हुए हैं। भट्टी साहब मैं ये खबर तोड़ना चाहता था कि इनकी वजह से, इस करप्ट रूलिंग एलीट की वजह से पाकिस्तान के लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी। अब आप बात करें। साहब मैं अदब एहतराम से, आप बाहर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है।
वो माँ सवाए उन लोगों के जो माफिया का हिस्सा है, बिलावल भुट्टो साहब, अदब एहतराम से आप कह रहे हैं वो जज बैठे हैं, आप जिस शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे उससे तो पूछे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के पंफलेट किसने तकसीम किए थे। कम से कम इतनी जुर्रत करे अखलाकी अपने आप को। हक्कानी कौन था, किसका मुलाजिम था, अमेरिका में किताबें लिख रहा है आजकल कि मेरे बाप की जबान क्यों काटी। ये जो क्यों कटी, 10% का खिताब इन्होंने दिया था। कम से कम आप जज साहबान को तनकीद ना करें। बिलावल साहब आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता। आप शहबाज शरीफ साहब से पूछे, आपकी वालदा की वो जेल के बाहर खड़ी होती थी, इतने साल अंदर करो, मेरी माँ जेल के बाहर खड़ी होती थी तो आपका जेल का अमला उनके साथ क्या सलूक करता था। आप कमाल कर रहे हैं। जज से बाहर पे एक उमर अता बंदयाल का इतना कसूर है, एक बंदा खड़ा हो गया यार, साकब निसार का इतना कसूर है, आसफ सईद खोसे का वो दरवेश इफ्त आदमी थे, वो इनके दबाव में नहीं आए। 3 जस्टिस से बाहर का कसूर मैं बता देता हूं। कादी साहब, साकब निसार साहब के पास कुछ खतूत हैं जो इनके अब्बा जी ने भेजे हुए हैं नवाज शरीफ के, कि आपके लिए आसफ सईद खोसा, साकब निसार जैसे दरवेश और उमर अता बंदयाल सिर्फ आपके दबाव में नहीं आए, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करने की बजाय उन्होंने आइन और कानून की सरबुलंदी के साथ खड़े हुए। नहीं तो उनको एडवांस नहीं दिया 2-3 करोड़ रुपया मकान बनाने के लिए, वो भी तो किसी अदालत को दिया गया था। चले दफा करें और कोई बात करते हैं, ये मकान बना ले फिर। ये बिलावल सब काबिल एहतराम है, देखें लीडर है, लेकिन ये शहबाज शरीफ से तो पूछे कि अब्बा जी को लगता किसी हटिया क्यों नहीं, क्या रस्सा कमजोर है या गला सख्त हो गया है। और मुझे ये बताएं, ओ भाई इलेक्शन साजिश है, कुछ जज कह रहे हैं कि इलेक्शन करो, ये साजिश है। कादी साहब, शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। वो साग डॉलर, वो सॉरी क्या नाम है डॉलर साहब का, डार साहब सॉरी, वो इत्तेफाक साहब कहते वो कहते हैं इलेक्शन से खतरा होता है। बताए इलेक्शन के बाद जमहूरियत हो जाती है, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के जरिए। ये अवाम को माइनस करने की साजिश कर रहे हैं, गोल्डन जुबली मिला रहे हैं और इलेक्शन से फरार का रास्ता। 17 से 22 बिलियन डॉलर खाने वाली इशराफिया आप खतरा हो इस मुल्क के लिए। मेरे 17 बिलियन डॉलर यूएनडीपी, मुझे ये बताएं आप खतरा हो। मुझे ये बताएं, जिस 100 मोटो के तहत इसहाक डार का जरा सुन लें, इसहाक डार साहब को सुन लें, सुनाओ भाई। कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के जेरे एहतमाम कराए जाएं। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है कि फौरी इलेक्शन का इनकाद मुल्क के कौमी मुफाद में नहीं है। आइन को ठप के बंद ही कर दो, आइन को मुअत्तल कर दें, एक तरमीम ले आए। फारूक के भी जब तक जो है वो मियाँ साहब जीतते नहीं, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। कादी साहब कर लो, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे थे, कोई दो राय नहीं। क्या थोड़ी सी हमें शर्म नहीं चाहती? मैं अपनी बात कर रहा हूं, इनमें से कोई खड़ा होता ये बता देता कि जनाब असेंबली तहलील होने में नहीं है, आइन ने पाबंद किया 90 दिन में इलेक्शन कराएं। गोल्डन जुबली पे आइन शिकनी की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। या तो ये आज असेंबली में सारे खड़े होते, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम बिलावल भुट्टो, वो मौलाना फजलुर रहमान के भाई, वो जिनके अच्छे खासे मिनिस्ट्री हैं, या सारे ही कि जनाब ये इमरान खान साहब का मुतालबा गलत है। असम्बलियों में अतर मनेला साहब नहायत काबिल एहतराम, उन्होंने जजा मूवमेंट में बड़ा हिस्सा किया, इफ्तार चौधरी के तर्जमान थे, नहायत काबिल एहतराम। कहते हैं पहले ये देखना है कि असम्बली कानून के मुताबिक हुई कि नहीं हुई तहरीर। और भाई सिर्फ ये देखो, क्या असम्बली में वजीर आला के पास अख्तियार है कि नहीं है, उसको जिसने मर्जी किया। जिस तरह अदम एतमाद लाना जायज़ है, उससे 10 गुना जायज़ असम्बली तहलील करना है। साहब आज जमहूरियत एक खानदान की लौंडी बना के रख दी इन्होंने, और रियासत तो आपके पल्ले क्या रह गया। अपनी इज्जत बचाओ और हमें छोड़ो। मैं हैरान था, मेरा यकीन था कि मोहतरम फाइज ईसा साहब नहायत काबिल एहतराम, क्योंकि मैं उनकी इसलिए कदर करता हूँ, अकेले पैदल आज कहते कि भाई अगर आपने सियासी बातें करनी है तो मैं उठ के जा रहा हूँ। उस वक्त बातें हो रही थी, उन्होंने कहा तो है ना तकरीर के बाद ना, इस तरह नहीं मैं जाने दूंगा। अपनी बारी पे कहा, जब होता ना खड़े होते, कहते सर मैं एक मुल्क का आने वाला चीफ जस्टिस हूँ, पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता है, मैं आइन का पासदार हूँ। तो आपने ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब आपकी ये खाली अदलिया की बात होगी तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे भी तो चीफ जस्टिस है ना, ये मेरे भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना। बिल्कुल बिल्कुल, काजी साहब हमारी भी उम्मीदें हैं। ये हुक्मरानों को क्यों समझ नहीं आती, या आर्मी चीफ, ये सारे मुल्क के हैं,
चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट के जज साहबान हो, ये पूरे मुल्क के हैं। सिर्फ अब क्या किया, सहाफ़ियों मीडिया को अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए, अरबों रुपए कमीशन खा लिए और सुने उतने का आटा नहीं बांट रहे जितने इश्तिहार दिए जा रहे हैं। वो भाई वो जो इश्तिहार 1.25 अरब 1.5 अरब के दिए, वो गरीबों को आटा दो। इश्तिहारों से गरीबों का पेट नहीं भरता। एक इश्तिहार दे दिया, खत्म। अमीरों का तो भर जाता है ना। अमीरों का तो भरेगा, क्योंकि अमीर वो आटा नहीं खाएंगे, वो आपका कलेजा खाएंगे। कुछ डैने होती हैं, उसको इंसानी खून की आदत पड़ जाती है। गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली, फलां जुबली, और आइन शिकनी कर रहे हैं, उसी में खड़े होके चीफ जस्टिस के इख्तियार। देखें काई साहब, आप मुझे एक जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। आज ये कहते हैं चीफ जस्टिस तो जीरो हो गया ना। अगर चीफ जस्टिस एक कोई भी साहब है, फायद ईसा साहब मोहतरम है, उनके नीचे 2 जज साहबान, उनको माइनस करके एक फैसला करते हैं कि बेंच ABCD का बनेगा, तो चीफ जस्टिस का तो ओहदा आपने सिफर कर दिया। इसी तरह कल को क्या ये आर्मी चीफ को कहेंगे कि आप अपनी मर्जी की तैनाती नहीं कर सकते, सीनियर मोस्ट, या प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि आप अकेले काबीना नहीं बनाएंगे, ये 4-5 पॉलिटिशियन सीनियर बनाएंगे। क्या कर रहे हो, क्यों अदारों को खोखला कर रहे हो भाई? एक इलेक्शन है, लड़ो। अच्छा, हो सकता है तुम जीत जाओ। मेरे बहुत ही मोहतरम और मैं जिनका बहुत फैन भी हूँ और मैं न्याजमंदी भी है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब फरमा। Until to date, let me tell everybody, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीजें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए। जरदारी साहब कब करनी है, किस जन्म में करनी है, क्यों लेके जानी है अगली दुनिया में ये बातें? अब तो वैसे ही सब के नकाब उतर गए हैं। खान सब कोई माफी चाहता हूँ नंगा करके चला गया है। आप भी बता दें हमें खैर से। काजी साहब, तारीख का आप पे ये है, तारीख का अधिकार है उसका जी। एक तो नवाज शरीफ साहब से ज्यादा सेहत जरदारी की, अल्लाह इनको सेहत दे। जरदारी साहब अगर कोई मुल्क दुश्मनी करता है, मुल्क का पैसा लूटता है, आइन शिकनी करता है, किसी के साथ नाइंसाफी जुल्म करता है, तो उसे एक्सपोज करते हैं, उसको ब्लैकमेल नहीं करते। मोहतरम जरदारी साहब, आप नवाज जुल्फकार अली भट्टो के दामाद हैं, बेनजीर के शोहर हैं। और दूसरी बात, एक तस्वीर मैं जरा दिखाएं जी काई साहब, ये भट्टी साहब के पास है, और आसिफ अली जरदारी साहब को भुट्टो खानदान के खिलाफ भयानक जराइम की चार्जशीट। ये ले तकबीर नाज़रीन सुने, आज शरीफ जरदारी भाई पै गई जुदाई, मार कुटाई, लूट कुटाई। भट्टी साहब मैं पढ़ दूं। बेटी यहूद और हनूद की एजेंट बनी, कुरान और कवानीन शरीयत का मजाक उड़ाया, मुजाहिदीन कश्मीर और अफगानिस्तान से गद्दारी की, भाई ने दहशतगर्द अल-जुल्फ़कार बनाई, सदर ज़िया-उल-हक़ शहीद के त्यारे को तबाह किया, हज़ारों को कत्ल और सैकड़ों को अगवा किया, शौहर ने सरकारी खजाने यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने अरबों रुपए लूटे, मिस्टर 10% का बैनुल-अक़वामी खिताब पाया, ससुर ने ठेकों, पटों और रिश्वतों की रकम से यूरोप में अरबों की जायदाद बनाई। ये इल्ज़ाम है, ये तकबीर ज़ाहिर है कि राइट विंग और इनका नवाज शरीफ साहब की था, वो यानी इनका हामी था। दादा ने नेहरू को जूनागढ़ पर फौज कशी की दावत दी, बाप ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जमहूरियत के जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। और आखिरी भट्टी साहब, माँ ने पाकिस्तान के एटमी राज, बड़े राज है हमारे भाई, इसराइल और अमरीकी यहूदियों को पहुँचाए, मुल्क की फौजी और इक़्तिसादी इमदाद बंद कर दी। भट्टी साहब, ये जो कल परसों अल्लाह ना करे हम जो डिफॉल्ट कर जाएंगे, ABP पीपल्स पार्टी तो बथे ना ला दी। काई साहब मुझे रहनुमाई फरमाएं। देखें, हम ये इश्तिहार चला रहे हैं, ये किसने छापा? अवाम की हमने आसान लफ्ज़ों में अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। ये राइट विंग थे और मेरे ख्याल में वो जो कौमी इत्तेहाद भी बना, और ये उनके नून लीग ने ये इश्तिहार छुपवाया। नहीं, नून लीग ने मैं नहीं इल्ज़ाम लगाता, ये मैंने छापा है, ये तकबीर में छपा है। नहीं, मेरे तो पैदा होने तो पहले मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक राइट विंग थे और NTPPP थे, और उनका अलायंस इनके साथ ही था। किनके साथ? PMLN होगी, या ये जो राइट विंग होगी, या जमात इस्लामी होगी। अच्छा, बात वो वैसे जमात इस्लामी के। अच्छा, मेरी बात तो सुने, जुल्फ़कार अली भट्टो की फांसी पर सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? यही लोग। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब की जुबान किसने काटी? ये जो इस वक्त सेनेटर हैं, इस वक्त जो वहाँ पे वो पुलिस में थे। अच्छा, और मैं उन वाक़यात को दोहराना नहीं चाहता कि जरदारी बलोच है, उस बलोच ने अपनी ज़बान कटवा ली लेकिन अपना सर नीचे नहीं होने दिया। अच्छा, दूसरी बात, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भट्टो बिलावल को गोद में लिए या बख्तावर को, बच्चियाँ सबकी एक जैसी आती थी, तो जेल में जुल्म और सितम कौन कराता था? यही तो जरदारी साहब बताएं, छुपाए ना, आपके पास जो शेयर करने के लिए काइंडली बताएं, अगर मुल्क का बेहतरी है उसमें बताएं। लेकिन भट्टी साहब एक बात आप लुटेरे अगर कोई भी है क्रॉस दी बोर्ड,
एक सिर्फ कहते हैं मुज़ाकरत करें, लेकिन इमरान खान शर्त ना रखे। क्या तुम मुज़ाकरत करें कि आपको एनआरओ दे दे किसी भी लुटेरे को? क्या मैं कहता हूँ उस्मान बुज़दार के दौर में करप्शन हुई, आज भी मान। भट्टी साहब एक बात तो माने ना, एक केस ऑफ डेथ किया था पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला के। मुस्लिम लीग नून को ताकत दिलवा के जो सियासी मौत उसने मुस्लिम लीग नून की जरदारी साहब ने की है, इस बारे में तो आजरा बोलें। ऐसा देखें, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में बादिउल नज़र में कोई स्टेक नहीं, मैक्सिमम 6 या 7 सीटें हैं, या इसने 8 होनी है या 4 रह जानी है। अब उन्होंने जो साजिश नून लीग के खिलाफ हो रही है, फिलहाल इन्हें अपने मुकदमात को ख़त्म कराने की पड़ी है, या मरियम नवाज साहबा मोहतरमा की जिद। अभी वो कोई क्लिप चल रहा था जिसमें BMW ली, तो ये कह रही है अच्छा मुझे नहीं पता। नहीं, उन्होंने कहा कि ये कहीं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, लेकिन जरा ये सुनिए, जरदारी साहब को सुनिए। Request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. अच्छा, वो कह रहे हैं अपोजिशन रहकर वो इधर आए। आसफ अली जरदारी साहब, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मेरे बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता था। एक जरदारी साहब से मुतालबा पहुँचा दूँ या गुजारिश पहुँचा दूँ? राजा रियाज की अपोजिशन की बात कर रहे हैं? नहीं, मोहतरम फिलहाल आसफ अली जरदारी साहब, आपने एक शख्स को धरती का नासूर कहा था। धरती का क्या कहा था? नासूर का। नासूर। अगर मैंने इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। क्या आसफ अली जरदारी साहब अल्लाह से माफी मांग ली? आजकल तो आप यूं है, दोनों में से हवा भी नहीं गुजर रही, तिनका भी नहीं गुजर रहा। तो आसफ अली जरदारी साहब यही भी रहनुमाई फरमा दें, क्योंकि आप बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के इस वक्त को चेयरमैन या चेयरमैन जो भी हैं, जिस शख्स को आपने धरती का नासूर और जो ये कहता था आपके पेट फाड़ के मैं पैसे निकालूंगा। ऐसा नासूर का मतलब क्या है? मैं जरा मेरे अवाम के लिए बताएं। एक ऐसे जख्म को कहते हैं कि जो हील नहीं हो पाता, हील नहीं होता, यानी कि नाकाबिले इलाज हो, नाकाबिले इलाज, काट देना चाहिए, तन से जुदा कर देना चाहिए। हाँ। तो जो आसफ अली जरदारी साहब नासूर थे, आपने उनका साथ दे दिया, अल्लाह से माफी मांगी, और अल्लाह से माफी कहाँ मांगी? मदीने मांगी, काबा मांगी, मस्जिद में मांगी, मंदिर में मांगी, गिरजा में मांगी, ग्राउंड में मांगी। यही हमें बता दें, हमें कुछ तो बताएं यार, हमारे लीडर हो आप। मैं तो ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला के अपनी पॉलिटिकली एक डेथ है नहीं, और काजी साहब देखे, और वापसी पे इन्होंने भी वही कर दिया। पंजाब जो किला था वो गया किला। काजी साहब ब्रेक लेनी है। 80% लोग जो हवालातों में से जिनके मुबैना अरबों खरबों रुपए करप्शन के केस थे, वो निकल गए, खत्म हो गए। लेकिन पॉलिटिकल साहब, इनका पाकिस्तान में विजिटिंग प्रोफेसर है, यहाँ मुझे और आपको गुलाम बनाने आते हैं। पहले ब्रेक पे जाते हैं, फिर इनकी गुलामी पे बात करें। मैं बड़ी साहब एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो कुछ और खबरें हैं पार्लियामान की और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आज लेजिस्लेशन हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर कोई बात करेगी या नहीं करेगी, इस पर बात करते हैं। और डॉक्टर साहब अमेरिका क्यों ना जा पाए, एक ब्रेक के बाद। भट्टी साहब वेलकम बैक। नाज़रीन, भट्टी साहब, ये ऐसी नामुराद चीज़ है, स्क्रीन बुलाती नहीं, चीज़ें मिटती नहीं हैं। कुछ बातें आपको सुनवाते हैं जो इक़्तिदार में आने से पहले फरमा रहे थे और जो अब एक साल इक़्तिदार का जो है वो शहबाज शरीफ साहब का मुकम्मल हुआ, तो वो क्या कह रहे हैं, और माजी में इक़्तिदार में आने से पहले शहबाज साहब 1 साल के हो गए मोहतरम। हुकूमत उनकी, हुकूमत जो है, हुकूमत माशाल्लाह अल्लाह ताला, ये उनकी है या जो लाए हैं उनकी है, पता नहीं किसकी है, मगर हमारी नहीं है। लेकिन चले सुनते हैं, पहले जरा सुनते हैं कि जी सुनाइए जरा बारी बारी। हमें नहीं अंदाजा था कि हालात इतने मुश्किल हैं। 1 साल हो गया ये कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। कोई एक वाकया सुनाता हूँ, जब अभी हमें 1 महीना नहीं हुआ था तो मेरी पार्टी के बड़े बुजुर्ग उन्होंने मुबारकबाद दी मुझे। इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल था कि ये इत्तेहादी हुकूमत 1 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। आपने तो कमाल कर दिया जनाब स्पीकर, आज 1 साल हो गया है। और आप जरा माजी में ये कुछ फरमाते रहे, वो भी सुनाते हैं आपको। हमें मौका दिया, पीडीएम को मौका दिया, ये महंगाई वापस खत्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर रोजगार होगा और तालीम और इलाज के लिए आपको सहूलतें मिलेंगी। ये पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे या किसी और मुल्क के बारे में बात हो रही थी? भट्टी साहब देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब को बहुत संजीदा लेने लगा। अच्छा,
उन्होंने फरमाया कि उनके कुलीग या सीनियर सियासतदान आए और उनका कुलेशन मैं समझता एक महीने से नहीं गुजर। नहीं शहबाज साहब, आप 20 साल ऐसे कुलेशन में गुजार लेंगे बगैर आइन और कानून के, बगैर इंसाफ और मसावात के, जब तक ये आपको पता रहा कि इमरान खान आ जाएगा। अगर इसको हम अलग हुए तो आ जाएगा। ये इकट्ठे नहीं रह रहे। इमरान खान का खौफ, अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो मौजूदा सब लोगों को हिसाब देना होगा। 144 मुकदमा तो इमरान खान पे, कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म 1947 से लेके लियाकत अली खान को मरवा दिया जिसने भी मरवाना था, मैं क्या नाम लूं। तो ये लेवल क्या होती है? लेवल नवाज शरीफ पर कितने मुकदमात थे, शहबाज शरीफ पर कितने थे, आसफ अली जरदारी सब पर कितने थे? किसी एक पे भी नहीं होना चाहिए। शहबाज साहब, आप 50 साल चलेंगे जब तक इमरान खान का खौफ है। आपको पता है कि इलेक्शन में गए तो शिकस्त है, आप इकट्ठे नहीं, गर्म हवा लग जाएगी। गर्म और ठंडी हवा क्या है? कैसे पूछे क्या है? इलेक्शन। तो उसमें साहब मैं भी आपको एक बात बता दूं, आपका मेरा एक हेल्थी हमारा इख्तलाफ राय भी चलता रहता है। मलबा कोई भी नहीं चुक सकेगा लम्हे अरसे लिए। ये भी साहब, अब तक मेरे पर जलते हैं, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा अरशद शरीफ चले गया, अपनी माँ का बेटा चले गया, मियाँ का शोहर चले गया, बच्चों का बाप चले गया। अब भी इन्हें हमारे पास है, आज भी, वरना जितनी कमज़ोर हुकूमत है। कल एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, चीफ जस्टिस का नाम लेके जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह की कसम भी पाकिस्तानी डूब मर जाना चाहिए हम सबको, कि हम अपने जज साहबान के फैसलों से इख्तलाफ करें, लेकिन अल्फाजों का चुनाव तो बेहतर कर सकते हैं। छोड़े इस बात को, छोड़े लगड़ बगड़ यार, उनकी जिसका सिफारशी हालत देखें, वो आके डाका मार लेता है मेरे हक में। भट्टी साहब, यानी एक तो बात माने ना आप नवाज शरीफ साहब की कि गाड़ियों के आगे धमाल डालने वाले और तवेला सुटते होंगे लोग, उनके जरिए इतने बड़े इदारों की जो है वो उन पे बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या आप कमाल के आदमी नवाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा मैं तुहाड़े तय मड स्लिंगिंग इन्हां कोल करवावांगा। काजी साहब, चोर तो चोरी करता है, इन्हां तो जोर है मेरा। चोर तो चोरी करता है, मुझे साथ पे है कि क्यों मिल गए हो इनके साथ, खुदा के वास्ते इनका साथ छोड़ दो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होने दो, अल्लाह का वास्ता इन्हें सपोर्ट ना करें। ये वतन अजीज है तो आपकी शान और शौकत है, ये पैसा, ये दौलत, ये इज्जत, ये वकार, ये मुकाम सब पाकिस्तान की वजह से है। खुदा के लिए इसको भट्टी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आज में ये बात यहाँ क्या काजी साहब, आज आपका साईं तगड़ा होना, आप सुबह जिसका मर्जी हक तलफी कर लें। आपको एक बात बता दूं भट्टी साहब, चोर डाकू नहल आदमी हमारे ऊपर बिठा देते हैं कि जी उसका वो रिश्तेदार है, उसका वो सिफारिश है, उसका वो सिफारिश है। देखें जो नजर इंतखाब थी ना ज़ियाउल हक साहब की, कि यार कोई हिले जुलेगा नहीं बंदा, सारी रियासत को ले बैठेंगे। ये जो एक था ना, वो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और काई सब सदा इस कौम ने पानी है, इन लुटेरों ने नहीं पानी है। मुझे बताएं 2 मिनट, उन्होंने कहा एंजी से मैं सब लूमड़ कट के जाऊंगा। लूमड़ नहीं, इन्होंने कचूमर कट देता है। इन्होंने सानू ग्राइंडर ही पाता है, गन्ने को बार बार आप रो में डालते हैं ना, वो अच्छा काई सब सुने। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मोहतरम एजाज सलाम करते हैं हम उनको जिस तरह। और मुनीब अख्तर साहब का था कि 10 तारीख तक आपने 21 अरब रुपए जमा कराने हैं, आज तक नहीं कराए। अब मुझे देखना ये है कि मेरे जैसा फकीर आदमी तो आवाज भी खुल के नहीं बोलता, तो कभी इश्तिहार बंद कर देते हो, कभी रेटिंग से सेक्रेटरी खजाना साहब अमेरिका चले गए हैं, कैमरा दे देते हो, तो मैं देखता हूँ ना इन आइन शिकनों को सुबह बुलाया जाता है कि नहीं। अगर यूसुफ रजा गिलानी क्या पीपल पार्टी बच रही है, क्या जुल्फकार अली भट्टो की पार्टी पाकिस्तान की इमरान खान का एक शॉट चलवाना है, मगर एक सिर्फ 3 सेकंड यार, बहुत डाल दिया हमने चीफ जस्टिस पे। पीपल्स कहां लड़ेंगे वो? साहब, हमें उसके अलावा नहीं उम्मीद, बाकी सब मिले हुए हैं, मैं जो कह रहा हूं मिले हुए हैं। जरा सुने, शॉट सुनवाता हूं एक आपको। साजिश कुछ साल पहले से शुरू हुई। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश कर रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इन्होंने हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट ने हायर करवाया गया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और उसने कहा कि कैसे जनरल बाजवा कितने अच्छे हैं और प्रो अमेरिका और इमरान खान एंटी अमेरिका है, और फिर उधर से वो साइफर। भट्टी साहब, मैं इस बात की मुखालफत करता हूँ। हुसैन हक्कानी कभी बिक नहीं सकते। हाँ, किराए पे कोई भी ले ले,
देखिए, रेंट ए कार होती है, रेंट ए लीडर भी तो हो सकता है, रेंट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं आजकल आम। और बेनज़ीर की गंदी वीडियो इन्होंने फेंकी थी ना। मैं गुजारिश करता हूँ इमरान खान साहब, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप क्या करते खान साहब when he was being hired, आपको पता नहीं है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसकी औकात कितनी है। उस वक्त भी ये कमर जावेद बाजवा के इश्क में मुब्तला थे, वो उसकी भी वजूहात है। इन्होंने खुद नहीं ये एक्सटेंशन चाहते थे, इनके कुछ लोगों ने दिलवाई। अब ये भी नहीं पूरा सच बोलेंगे, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये अब इमरान खान साहब को मैसेज मिला है कि इलेक्शन इकट्ठे कराते हैं। अब इमरान खान साहब इस चाल में ना आ जाइएगा। जिसने मैसेज दिया है उसने कहा है कि मैं इमरान खान को अक्टूबर तक एंगेज करता हूं। आपको ये ऑफर मिल चुकी है, पीटीआई इनकार करती है करे, वरना मैं नाम बंदे का और जो आपके पास मैसेज लेके आया और जिसने भिजवाया है, ये दोबारा खबर बताएं भट्टी साहब, क्या नवाज शरीफ दोबारा बताएं। इमरान खान साहब को मैसेज मिला है कि मुल्क इनसे नहीं चल रहा, खुदा के लिए हम हर रास्ता निकाल रहे हैं इकट्ठा, लेकिन इमरान खान साहब इनकी बात ना मानिएगा। हाँ, जाके ये सुप्रीम कोर्ट में दोनों पीडीएम की जमातें करा दें कि इस तारीख को इलेक्शन होते हैं, जून में होंगे, जुलाई में, फिर यकीन कीजिएगा, अदरवाइज ये एक और धोखा देने जा रहे हैं। भट्टी साहब, ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे। डार साहब जो कहते थे कि आईएमएफ तो क्या है, हम देख लेंगे उसको, वो क्या सिलसिला हुआ कि उनको मिलने से भी इनको मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि आप माँ बाप से मिलना भी नहीं चाहते और ब्यूरोक्रेट गए हैं, इसके पीछे क्या कहानी है बड़ी साहब, आपसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये हमने सुना था कि और इसाक डार साहब ने बड़े वादे और दावे किए थे कि आईएमएफ तो मेरे बाएं हाथ की छोटी अंगुष्ठ का यानी सिलसिला है, हम आके कर लेंगे। मगर क्या हुआ कि वर्स्ट एवर इकॉनमी हमें दी इसाक डार साहब ने, कि हमें ना सिर्फ ये कि इमरान खान भूल गए, हमें मिफ्ता इस्माइल साहब को भी भूल गए जो आजकल री इमेजिन कर रहे हैं पाकिस्तान को। जिस तरह मेरे ख्याल में ये उसने किताब लिखी है, क्या नाम है उसका, हुसैन हक्कानी साहब, री इमेजिन कर रहे हैं अब अमेरिका बहादुर और CIA के साए तले। तो ये आप क्या समझते हैं? देखिए, आप इसाक डार साहब को अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी काबिलियत की सैकड़ें गवाहें देती हैं। अब IMF के पास जाने की जरूरत क्या? आपका ग्रोथ रोड इमरान खान साहब के दौर में 6 था, अब 8 हो गया। 8 हो गया? ओ कितने दसे दोनों सिर्फ इन्होंने खानदान दा तो आवाम दा नहीं यार। आप क्या अजीब है, एक बंदा इश्तिहारी रहता है, इस मुल्क में आता है, वजारत लेता है, तो डू यू थिंक वो आटा सस्ता करने आया है, वो गरीब के बिजली का बिल कम करने आया है, गैस कम करने आया है, बेरोजगारों को रोजगारी देने आया है, बीमारों को शिफा के लिए इलाज करने आया है, भूखों को रोटी देने आया है, बेघरों को घर देने आया है, जालिमों को मजलूमों को इंसाफ देने के लिए आया है। देखें क्यों जाए IMF के पास। अब जब जिस मकसद के लिए आए थे, पूरी की पूरी पीडीएम ड्राई क्लीन होकर निकल चुकी है नैब की पट्टी से। आपकी एंटी करप्शन आंटी नहीं यार, एंटी करप्शन हो आंटी मुझे याद आ जाता है, परसों आंटी आपका बड़ा पूछ रही थी, वो एंटी करप्शन FIA नैब सारी की सारी इनकी स्लेटें, इनके गुनाह साफ करके सारे नामों के ऊपर पीटीआई के लीडरों के नाम लिखते जा रहे हैं। सारे के सारे कमो बेशतर लीडर पीटीआई के इस वक्त इमरान खान पर 144 मुकदमा, जिनमें से 40 दहशतगर्दी के, बगावत के। तो काजी साहब ये जिस मकसद के लिए आए थे, क्यों IMF के पास आए? IMF से तो भूख मिटेगी आम आदमी की, कहीं सड़क बनेगी, कहीं स्कूल बनेगा, कहीं मस्जिद बनेगी, कहीं अस्पताल बनेगा। तो इनका ना इलाज इधर होना, ना इनके बच्चों ने इधर पढ़ना है, तो वो आपके लिए क्यों करे? आप गलत प्रेशर डाल रहे हैं मेरे डॉलर साहब पर, सॉरी डार साहब पर। खबरदार, वो बड़े साफ सुथरे तरीके से अपने खानदान को नवाज रहे हैं। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी पर, लूट मार पर किसी ने शक किया तो याद रखें, पाकिस्तान में बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात में मौजूदा हुकूमत रिकॉर्ड बना चुकी है पूरी दुनिया में। नहीं भट्टी साहब, ये पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इकोनॉमिस्ट तो ये कभी थे ही नहीं, ना ही कोई इनकी कोई इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड है। हाँ, इन्होंने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है और आम तौर पर ये नहीं, ये तो बहुत नेक आदमी है, आम तौर पर वो टैक्स एवेजन के लिए ये पेशा इस्तेमाल होता है। बताया जो जिसे आप पर्सनल बैंकिंग कहते हैं ना, जिस तरह शौकत अजीज़ था,
वो भी पर्सनल बैंकर था, वो भी कख नहीं, कोई नज़रिया, कोई विजन, कोई कहानी, मैक्रो इकनॉमिक्स कख समझ नहीं गई। हाँ अच्छे दिन थे, ऊपर से मलाई उतर रही थी और तब मुल्क जो है वो उसकी हड्डियाँ नंगी नहीं हुई थी। आज ये है कि 2-4 बोटियाँ रह गई हैं, गोल बोटियाँ अच्छी अच्छी, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेंगी, तो फिर हम इसे पिंजर से ही गुजारा करेंगे। भट्टी साहब क्या देखिए, पिंजर होगा 22-23 करोड़ आवाम का, काई सब चंद खानदान अरबों खरबों होंगे। ये समझ नहीं आती कि मुल्क जो है वो भिखारी बन गया है और ये अरबपति, ये कहानी क्या यार, मुझे समझाएं यार। 99 गरीब आम शहरियों की हालत ज़ार बेहतर हो गई, 1% खानदानों की। ये नहीं हो सकता दोनों लुटेरे एक तरफ चले। जब तक ये गरीब का हक तलफी करेंगे, इनकी तिजोरियां बढ़ती 17 बिलियन डॉलर में पड़ती है। डार का नहीं पता, इसहाक डार से बहुत मुशाबत रखती है और ये एक आई विटनेस से मुझे बात बताई है। इसहाक डार सबसे बहुत ज्यादा शक्ल मिलती है और एक बंदे की नवाज शरीफ सबसे बहुत ज्यादा शक्ल मिलती है। खूबा मियाँ साहब है, मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा चाइना के हैं, वो कह रहे हैं मेरे सामने एक दफा जैसे जिस बंदे की नवाज शरीफ साहब के साथ शक्ल मिलती है ना, उन्होंने जिसकी इसहाक डार के साथ शक्ल मिलती थी उसके कंधे पे हाथ मारा और लंबे नोट ने कमाई जा रहे हैं। भट्टी साहब टाइम बड़ा कम है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक हफ्ते गैर हाजिर था, मैं ईरान में था, ज़्यादा वक्त मैंने वहाँ गुजारा। भट्टी साहब चंद टकों की रोटी मिलती है, 10 रुपये। इंटरनेशनल सेंक्शन जुबैर साहब को रिक्वेस्ट करके मुझे भी छुट्टी ले, यानी नहीं मैं तो तुहाडे को लेनी है ना छुट्टी। अच्छा गल ये है कि यानी 10 रुपये का पेट्रोल। भट्टी साहब, अमेरिका की गुलामी और उसकी जो हम कमीशन एजेंटी यहाँ करती है, यहाँ की शराफिया, 10 रुपये का वो पेट्रोल वहाँ बेच रहे हैं यार, हम 12 रुपये का नहीं बेच सकते। वो बेचारा लेके उधर रोड कैसे थे क्या? मैं कहता हूँ यार, मैं भट्टी साहब इतना वो, हाँ उसमें मैं पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करता वहाँ की जो एक थियोक्रेटिक सेटअप है और लोग भी वहाँ नाखुश हैं, जो मैंने टैक्सी ड्राइवर्स और उनसे इधर उधर बातें की, मगर अगर यहाँ इनसे उनको मैं कंपेयर करूँ साहब, आपके जिस सरकारी इदारे आइन और कानून के दरियार अपना काम करना लग पड़े, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान 5 साल में इस और हाँ बिलावल भुट्टो साहब प्लीज तुर्की से पूछ के बताएं कि क्या पाकिस्तानी नेशनल पर उसने पाबंदी लगा दी है, अगर लगा दी है तो डिक्लेयर करें अपना ये कारनामा, हमें बताएं ताकि हम टिकट खरीद के जलील ना हो। हजूर अच्छा जी, अगर आप म्यूट करें, मैं दुबई से पूछ के बताऊं किस किस की कितनी प्रॉपर्टी वहां है दुबई। तुर्की और दुबई में आपकी तो प्रॉपर्टी है, मगर हमें वो मैं नहीं कह रहा। बिरादर इस्लामी मुल्क में ये सब माल हराम का चलें नहीं होगा भाई, मैं तो गलत कह रहा हूँ। ब्रेक नहीं बल्कि प्रोग्राम का खात्मा खैर हो। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।